देखो हम चैप्टर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपने थोड़ा बहुत पहले भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब पढ़ भी लोगे और सुन भी लोगे और देख भी लोगे। मेंसुरेशन में क्या होता है? मेंसुरेशन में ज्यादातर हमारे इस तरह के ये होते हैं, डायग्राम आते हैं। सर्कल हो गया, ये पंचभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, तो इस तरह के डायग्राम आते हैं। जो मेंसुरेशन होता है हमारा वो दो तरह से होता है। एक तो हमारा 2D में होता है, एक हमारा 3D में होता है। 2D का मतलब जैसे ये है, देखो इनका सिर्फ एक ही सरफेस दिखाई दे रहा है। अब ये हमारा सर्कल, सर्कल का सिर्फ एक सरफेस दिखाई दे रहा है तो इसको हम 2D बोलेंगे। अब देखो ये हमारा क्यूब, क्यूब के हमें कितने फेस दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3, 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। सिलेंडर है, सिलेंडर का हमें ऊपर वाला सरफेस भी दिखाई दे रहा है, साइड वाला भी सरफेस दे रहा है। तो जिसके एक से ज्यादा सरफेस दिखाई दे उसको हम 3D बोल देंगे। वैसे भी आप 3D पिक्चर देखते होगे वगैरह वगैरह, बहुत चीजें आजकल तो 3D में आ ही चुकी है, सभी चीजें 3D में ही मांगते हैं। तो इसमें हमें दो तरीके से दो चीजें पढ़नी होंगी। सबसे पहले हम 2D पे पकड़ेंगे अपनी अच्छी तरह से, उसके बाद 3D पे आएंगे। और इसमें क्या है कि प्री में भी एक या दो क्वेश्चन इससे हमारा आ ही जाता है प्री में भी। और इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी 10 से 11 क्वेश्चन इसके हमारे आते हैं, जिसका बहुत वेटेज होता है अपने आप में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एक लंबा चैप्टर है, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो भी मेंसुरेशन में वो काम आएगी। अगर आप मेंसुरेशन पढ़ लिया तो जब आप ज्योमेट्री करोगे तो ज्योमेट्री में काम आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना, कंप्लीट चैप्टर करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। और 2D से शुरुआत करेंगे सबसे पहले। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की, मेंसुरेशन। देखो सबसे पहले हम लेके चलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। मैं ऐसा मानता हूँ कि ज्योमेट्री पहले आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ी होगी, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री आपने थोड़ी बहुत पहले कुछ पढ़ी होगी, तो उस कोडिंग चलते। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे कि अगर बनाना चाहें तो हम इसको हम ए मान लेते हैं, बी सी। जैसे ये साइड है, या भुजा ये भी ए हो, इधर वाली साइड भी ए और इधर वाली भी साइड ए, और ए कुछ भी मान सकते हो, ए इक्वल टू 5 भी मान सकते हो। तो सभी ये 5 5 हो साइड है, ये भी 5, इधर वाले भी 5, इधर वाले भी 5, सभी साइडें 5 5 हो, तो उससे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी सभी साइडें इक्वल हो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब देखो इसका कुछ एरिया भी होता होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? √3/4 a²। और इसकी एक हाइट होती है बीच वाली, जो परपेंडिकुलर होती है कौन सी? किसी भी बेस पर, इसको हम बेस मानेंगे जिस पर भी ये परपेंडिकुलर है। तो इसकी हाइट का फार्मूला क्या होगा? अभी आप मान के चलो, बाद में डिस्क्राइब भी कर दूंगा कैसे कहाँ से आया फार्मूला भी, पर समझ के चलो आप। √3/2a। तो ये हमारा इसका एरिया का फार्मूला होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ये हाइट का फार्मूला हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा वो होता है जिसकी सभी साइडें इक्वल हों। बस इसके बाद देखो हम यहाँ से कुछ निकालना चाह रहे हैं, उस पर चलते हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया। इस पे हमें प्रत्येक भुजा पे ईच साइड पर 3 परपेंडिकुलर दे दिए, 3 परपेंडिकुलर। कहाँ पर? ईच साइड पे। तो इस साइड पे परपेंडिकुलर मान के चलो, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया और एक इधर दे दिया। 3 परपेंडिकुलर हमारे प्रत्येक साइड पर हो गए। ठीक है। और इनका नाम भी दे दिया कुछ, इसको P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया, इसको P3 बोल दिया। और जो ये हमारी क्या होती है, ये इसकी हाइट होती है, इसको हमें पता है। अब देखो क्या हम इसको ऐसे मिला सकते हैं? इस लाइन को इससे मिला दो, यहाँ मिला दो और यहाँ मिला दो। अब आप देखते होगे, अगर अच्छी तरह गौर करोगे तो इसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल फाइंड होंगे। एक मिनट नाम,
इसमें हमारे पास 3 ट्रायंगल हुए। कैसे मिले 3 ट्रायंगल? देखो, एक इधर से इधर का मिलेगा हमें, तो एक लाइन लगाने से इधर 1 2 3, इसी से फाइंड हुए 3 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का बेसिक एरिया का फार्मूला क्या होता है? यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये इक्विलेटर का ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला, और यहाँ बेसिक जो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है वो कर लिया हम अपॉन 1/2 बेस इंटू हाइट। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है किसका? एरिया का। तो अगर हम ट्रायंगल फर्स्ट का एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा? 1/2, बेस कितना था इसका? ए लेके चले थे, बेस हो गया हमारा ए इंटू हाइट। कितनी हाइट इसकी कितनी है? P1। हाइट ये बीच वाली P है ना, जैसे इसकी हाइट मानी थी, इसकी हाइट हम ये मानेंगे, तो हाइट होगी इसकी P1। इसी तरह अगर ट्रायंगल 2 का एरिया निकालेंगे तो 1/2, इसकी भी हाइट की, इसके बेस कितना? इसका बेस 1 है, इसका बेस 1 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तभी बनेगा जब सभी हमारे जो साइड होंगे इक्वल होंगी। अब ट्रायंगल 3 पे आ जाते हैं। 1/2 इंटू ए इंटू P3। हाइट सभी की डिफरेंट है लेकिन बेस सभी का सेम है, और 1/2 ये होता ही है, इसमें कांस्टेंट होता है एरिया में। अब देखो, ये जितना भी एरिया निकल के आया है ये किसके इक्वल है तो ट्रायंगल के कंप्लीट एरिया के इक्वल है ना। जो ट्रायंगल है उसके कंप्लीट एरिया के इक्वल ही तो हो गए। तो अब देखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल का कंप्लीट एरिया कितना है? इसका इक्विलेटर का हमने पहले लिखवा दिया है, √3/4 ए स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? ये कंप्लीट एरिया के इक्वल होगा, इन तीनों ट्रायंगलों के एरिया के इक्वल। तो इसमें 1/2 और ए ले लेंगे हम कॉमन। अंदर क्या बच गया? P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हमारे पास अंदर बच गया। अब देखो, ये इससे कट रहा है 2 से, ये इससे कट रहा है ए से, तो यहाँ से क्या आया? √3/2 ए इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ से हमारा एक रिजल्ट निकल के आया। क्या रिजल्ट निकल के आया? कि जितने भी ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है ना, इनका सम हमारी हाइट के इक्वल होता है। ये यहाँ से फार्मूला हमारा निकल के आया है रिजल्ट। कैसे? क्योंकि हाइट का फार्मूला ये है हमारा, और ये हमने जब ड्राइव किया तो ये इसी के इक्वल आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो हाइट का फार्मूला है वो तीनों परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। इसमें जो भी परपेंडिकुलर होंगे सभी भुजाओं पर उसके इक्वल होगा। देखो, हम एक चीज़ लेके चलते हैं, इक्विलेटर का थोड़ा कंसेप्ट करते हैं। ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता ना, तो ये हमारा सेंटर मान के चलो। इसमें सभी चीज़ें एक होती है, जितने हमारे चारों सेंटर होते हैं, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ग्रेविटी, सभी एक ही पॉइंट पे होते हैं। तो हमारी जो ये वाली होती है ना, इसको हम हाइट बोलते हैं। या आगे इसके अंदर इन सर्कल बन गया, वरना ये नीचे तक थी, मान के चलो आप। और जो आउटसाइड का होता है इसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं, इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। और जो अंदर वाला होता है इसको बोलते हैं हम इन सर्कल। और ये होगा हमारा इक्विलेटर। तो इसमें हमने कुछ फार्मूले याद करने होते हैं। देखो, सबसे पहला फार्मूला हमारा एरिया का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है वो 3√4 ए स्क्वायर होता है। ये हमारा एरिया हो गया। ए हमारी होंगी इसकी साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सभी साइडें इक्वल हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें हर चीज़ का हमें अलग से पता चल गया। जो इसके वर्टेक्स से चारों तरफ सर्कल होता है उसको हम सरकम सर्कल कहते हैं, और जिसके अंदर से जो टच होते हुए सर्कल होता है उसको हम इन सर्कल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइडें इक्वल होती हैं। और इसके साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको बता दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालें, खाली एरिया सर्कल को हटा दें, तो उसका एरिया होगा हमारा √3/4 ए स्क्वायर। और इसी के साथ ये जो हमारी हाइट है ये ऊपर से लेकर ऐसे जाके
नीचे तक है। जो हाइट का फार्मूला हमारा क्या होता है, इसका हाइट का होता है √3/2a, ये हमारी हाइट का फार्मूला होता है। अब इसमें देखो, अब इसमें हमारे 2 सर्कल बन रहे हैं। एक सर्कल तो ये होगा जिसकी रेडियस ये होगी, ये हमारा बाहर वाला सर्कल होगा क्योंकि इसकी रेडियस ही तो होगी। इसकी रेडियस हम ये भी मान सकते हैं, इसकी रेडियस हम ये भी मान सकते हैं। देखो अब लिखेंगे हम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। इसका फार्मूला क्या था हमारा, सर्कम सर्कल रेडियस का फार्मूला a/√3, ये हमारा सर्कम सर्कल रेडियस। अगर हमें ये रेडियस निकालनी हो तो इसका फार्मूला ये होता है। अब देखो एक रेडियस हमारे इसकी भी तो होगी, ये थोड़ा गलत चला गया, इसको दोबारा करते हैं अलग पेन से। ये तो हो गया, मान लिया हमने एक रेडियस जो इससे इसको टच कर रही है, हमारे अंदर वाले सर्कल इसकी भी तो रेडियस होगी, इसको हम बोलेंगे इन सर्कल। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल, इसकी रेडियस क्या होती है a/2√3। ए क्या है हमारा यहाँ पर, ए हमारी साइड होती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पूरे मेंसुरेशन में काम आएंगे। ये कुछ फार्मूले 1 2 3 4, ये 4 फार्मूले, ये कम से कम हमें याद होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इक्विलेटर को सर्कम सर्कल के अंदर रखेंगे तो कैसे रखेंगे, और इक्विलेटर के अंदर अगर इन सर्कल रखेंगे तो कैसे रखेंगे। तो इन चारों फार्मूलों को आपको याद करना है क्योंकि अब लगातार काम आएंगे ये। और वही जो पहले वाला मैंने आपको कराया था वो फार्मूला भी आपको याद रखना। इसकी हाइट किसके इक्वल होती है, ऑल परपेंडिकुलर, जितने भी अंदर इसके परपेंडिकुलर होंगे। जो आपको बताया था ना, आपको याद हो 3√2a = P1 + P2 + P3। इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, जितने भी ऑल परपेंडिकुलर हैं उनकी हाइट इक्वल होती है। उनके परपेंडिकुलर कौन से होंगे, परपेंडिकुलर, अच्छा इसमें देखो ये वाली है जो, इसको भी हम आर बोल सकते हैं क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी एक तरह से रेडियस है, तो ये तीनों एक तरह से हमारी इक्वल होगी। इसी तरह अगर हम इसमें लेके चलें तो ये देखो ये हमारे छोटे वाले इन सर्कल की रेडियस होगी। तो हमें हर चीज का पता होना चाहिए कि हाइट कौन सी है। हाइट ये हमारी पूरी है और इसमें से अगर ये वाली लें और ये वाली लें तो हमारी ये बड़े वाली रेडियस हो जाती है, और ये वाली है जो इसकी साइड पे मिलती है, ये वर्टेक्स वाली हमारी सर्कम सर्कल की रेडियस होती है, और जो साइड से मिलती है वो हमारे इन सर्कल की रेडियस होती है। तो इनको 1 2 3 4 5, ये 5 फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद करने हैं जिनमें आपको इक्विलेटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो किसी भी सर्कल के अंदर अगर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड है और वो भी कौन सा, रेगुलर हेक्सागन, देन द सर्कल की रेडियस साइड ऑफ हेक्सागन। इसका मतलब क्या हुआ, जो सर्कल की रेडियस होगी ना, ये रेडियस ये जो हेक्सागन की साइड होगी उसके इक्वल होगी। देखो यहाँ लिख रखा है रेडियस ऑफ सर्कल = साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो इसको आपको रिमाइंड करके चलना, अच्छी तरह याद करके चलना है क्योंकि आगे अब हम इनका यूज करेंगे, लगातार यूज करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों में ये वाली चीज़ यूज हो जानी है, तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर किसी रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड होगा किसी सर्कल के अंदर, चारों इंस्क्राइब्ड का मतलब होगा चारों इसके जो 6 के 6 वर्टेक्स हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हों, तो जो हमारी इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो हमारी इसकी हेक्सागन की साइड के इक्वल होगी। अब इसका हम लगातार यूज करते चलेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच 3 अल्टीट्यूड, 3 अल्टीट्यूड दे रखे, लेंथ √3 2√3 5√3 आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल। ये इनके ऑप्शन है। अब देखो वही आगे हमारे पास क्या दे रखे हैं, 3 अल्टीट्यूड दे रखे हैं, कौन कौन से, P1 P2 P3। P1 कितना है √3, P2 √2 5√3। अब यहाँ से क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो डायरेक्ट एरिया का फार्मूला रुको, √3/4a²। अब हमारे पास ये तो सभी हमें a चाहिए है, तो a का क्या फार्मूला बताया था मैंने आपको, a कैसे निकाल लेंगे, a का फार्मूला बताना 2√3 P1 +
P2 प्लस P3 डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। ए का मतलब क्या होता है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब देखो ए को निकालते हैं, अगर हमारा ए निकल गया तो एरिया भी निकल जाएगा, अगर हमारी साइड निकल जाती है तो √3y नहीं, √3 नहीं y, ये होगा ए निकालते हैं 2√3 इंटू √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, इनको तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8। ए कितना हो जाएगा हमारा 2√3 इंटू में 8√3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ए कितना है हमारा 8 2 16, 16 हमारा ए आ गया। अब डायरेक्ट क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, इसको ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, एरिया √3/4, ए की वैल्यू कितनी हमारी 16, तो 16 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको जानते हो 4 से कट जाएगा, यहाँ पर 64 आ जाएगा, तो एरिया कितना होगा हमारा 64√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें फाइंड करो, देखो 64√3 पहले ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग करने आपको फिर एक बार फिर बता देता हूँ मैं, जो याद करा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये नहीं समझ में अब तक याद क्या करना है। सबसे पहले तो हमें साइड का फार्मूला याद रखना है। साइड का फार्मूला हमारा क्या होता है, 2√3 P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि साइड हमें एरिया निकालने में हेल्प करेगी। और अगर परपेंडिकुलर दिए हो तो हाइट भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि √3/2 हमारी हाइट होती है, और ये किसके इक्वल है, P1 प्लस P2 प्लस P3। ये दो फॉर्मूले बताए थे आपको, फर्स्ट और सेकंड। और ये इसका एरिया का होता है, स्पेसिफिक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए होता है। और जो बेसिक फार्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट, जो अभी भी आपको सोल्व करा के आया हूँ। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जैसे कि कोई भी हमने ट्रायंगल बना दिया, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। अगर इसकी दो साइड इक्वल हो तो उसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं। और इसमें ये चीज भी याद रखना है, जो सी साइड होती हैं उनके टच वाले जो एंगल होते हैं वो भी हमारे सेम होते हैं। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये होगी हमारी बी, इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के से कोई अल्टीट्यूड डाल दिया जाए, मान के चलो ये सीधा बिल्कुल, तो ये 90 डिग्री का अल्टीट्यूड होगा हमारा। तो दोनों जो बेस होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा दोनों को, ये भी b/2 होगा, ये भी b/2 होगा, तो यहाँ पर हम इसको b लेके चले थे, और ये इक्वल होंगे, ए ए दोनों ए होंगे। अब देखो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, देखो इस तरह हो गया। अगर हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दिया जाए, उसकी तीनों साइड दे दी जाए, कोई भी ए और बी तीनों साइड दे दी जाए, और उससे हमें हाइट हम उसकी पूछी जाए, उससे पूछा जाए इसका एरिया, तो सबसे पहले क्या होगा एरिया इसका, वही होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाइट का हमें से पता है, तो हाइट कैसे निकाल लेंगे इसकी, मेन जो है हाइट के ऊपर बात आ गई, हाइट कैसे निकालेंगे इसकी। तो हाइट देखो कैसे निकाल सकते हैं, एक चीज आपने पढ़ी होगी, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी, एक होता है सिमिलरिटी। तो देखो अगर हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, राइट एंगल आप जानते हो जिसकी एक वर्टेक्स 90 डिग्री पे होता है, ये बना दिया 90 डिग्री का। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो, और दो साइड इक्वल हो या किसी और से मिलती जुलती हो टू साइड, तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये चीज याद रखना है। अब इसको और इसको कंपैरिजन करो, एक ट्रायंगल हमारा ये होगा, दूसरा ये होगा, इसमें जो एच है ये हमारी दोनों में कॉमन है, समझ रहे हो ना आप। और जो ए है ये इक्वल है दोनों को, तो ये दोनों इक्वल होगी, और ये एक 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस वजह से ये 1 एंड 2 दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, 1 एंड 2 दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई ट्रायंगल ये बनाया, इसको नहीं, इसको ही मान के चलो, ये बड़ा सेम ट्रायंगल मान के चलो। अगर इस ट्रायंगल को एक वाले को दो के ऊपर रख देते हैं हम,
तो बिल्कुल एज इट इज इसके ऊपर आना चाहिए, उसको कोंग्रुएंट बोलते हैं। बिल्कुल उनके एंगल, उनकी लेंथ बिल्कुल सब कुछ सेम होगी। मतलब अगर हम इसको ऊपर रख देंगे तो नीचे वाला में दिखाई नहीं देना चाहिए, नीचे वाला बिल्कुल कवर हो जाता है, तो उसको हम कोंग्रुएंट बोलते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि दोनों कोंग्रुएंट होंगे। कोंग्रुएंस से हम इन दोनों का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ क्वेश्चन में। देखो एक क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ हुज साइड 5 5 6। अब हमें साफ पता चल गया, दो साइड दे रखे हैं 5 5, तो 5 5 दो साइड इक्वल है, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लो। बहुत धीमे करने लग रहे हैं क्वेश्चनों को। 5 5 क्योंकि दो साइड इक्वल होंगी हमारी, और नीचे वाली कितनी हो जाएगी हमारी 6। और इससे हमें और क्या पता चलेगा, आइसोसेलेस से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे। तो एक काम करो, इसके अंदर कोई एल्टीट्यूड बना दो आप। ये बना दिया एल्टीट्यूड, ये जो कि 90 डिग्री होगा। आपको बताया था एल्टीट्यूड दोनों को इक्वल करेगा डिवाइड। अब क्या होगा, जो ये h है, ये हमारी हाइट ही तो ही, हाइट दोनों में कॉमन है, एक की भी दो की भी। और जो ये साइड है, साइड दोनों इक्वल है, तो हमारे दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट से। कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या होगा, देखो, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 इधर आ जाएगी, ये 3 इधर आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर पलटेंगे तो 6 के हाफ पार्ट 3 3 आई होगा। अब हमारे पास क्या पार्ट बन गया, 5 3। अब आपको मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री हो गया, ये हो गया, इसके सामने हमारा हाइपोटेनियस होगा, और ये थीटा हो गया, थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा, और थीटा के साथ बड़ा बेस। तो आप या तो इसको करो कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, क्या वो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर इससे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। डिफिकल्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको डायरेक्ट मैंने ट्रिपलेट बताए थे, 3 डैश लगा लो 5। तो यहाँ पर ऐसे क्या वैल्यू पुट करें कि ये दोनों ये ट्रिपलेट बन जाए। तो हमें यहाँ पे पता है 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो हम यहाँ 4 पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे तो इधर भी देखो ट्रिपलेट बन रहा है, इधर भी, क्योंकि इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, 3 4 5 3 4 5। अब इसका एरिया हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया क्या होगा इसका, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमें पता चली, हाइट हमारी कितनी है 4, तो 1/2 बेस कितना हमारा 6, हाइट कितनी हमारा 4। यो काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ कितना आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसका ही हमारा फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम यहाँ से एक चीज समझ चलेंगे। देखो, लेंथ ऑफ मैक्सिमम साइज स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई भी मैक्सिमम साइज का मतलब, हम एक राइट एंगल के अंदर जो भी बड़े से बड़ा साइज का जो भी स्क्वायर बना सके, उसको कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक बड़े से बड़ा साइज का एक स्क्वायर हमने रख दिया, तो उसकी लेंथ पूछी है। तो इसकी लेंथ हमारी क्या होगी, एक्स मान के चलेंगे हम, एक्स मान लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा लेंथ निकालने का, लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा परपेंडिकुलर इंटू बेस, और परपेंडिकुलर प्लस बेस। तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा होता है हमारा, देखो हमें बताया था ये 90 डिग्री होता है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बोलेगा। और एक चीज और याद रखनी है इसमें, जो जिस राइट एंगल ट्रायंगल के जो 90 डिग्री अलोंग कोई स्क्वायर बनेगा, तो वही मैक्स साइज का हो सकता है। और ये हाइपोटेनियस के अलोंग है, तो ये मैक्स साइज का इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग तो मैक्स साइज का है, पर इससे छोटा है ये, इससे बड़ा नहीं होता। क्योंकि अगर सबसे मैक्स साइज का आप राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी बनाना चाहते हो, तो आपका 90 डिग्री अलोंग ही बनेगा वो। चलो ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आपको, क्योंकि इसमें भी मैक्स साइज का बोल दिया, पर मैक्स साइज का इसमें बनेगा। तो ये हमारा हाइपोटेनियस होता है। हाइपोटेनियस कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। इसको हम अपना थीटा मान लेंगे। थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके बिल्कुल बेस के नीचे क्या होगा हमारा बेस। ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, इसके अब क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। इधर इसको आप 90 डिग्री मान लो, ये है 90 डिग्री। तो इसके सामने क्या होगा, इसके सामने होगा हमारा हाइपोटेनियस।
और इसको भी हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने क्या होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और इसके अलोंग होगा हमारा बेस। तो देखो, अगर लेंथ ऑफ स्केयर इंस्क्राइब्ड इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर मैक्स साइज का नहीं बोला, खाली स्केयर बोला है, ऑन हाइपोटेनियस है। अगर हाइपोटेनियस के ऊपर है तो उसका फॉर्मूला हमारा ये होगा, इसको भी आप x मान लो, P इंटू बी इंटू एच, पी स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस पी बी स्केयर। तो इसका फार्मूला हमारा ये होता है और इसका फार्मूला हमारा ये होता है। तो इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, हमसे आप पूछा फाइंड द एरिया ऑफ ए स्केयर मैक्सिमम साइज। स्केयर कैसा है, मैक्सिमम साइज, विच कैन इंस्क्राइब इन, जो विच कैन जो आ सकता है, इंस्क्राइब्ड अंदर, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो आ सकता हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा 90 डिग्री का है। तो आपको मैंने बताई थी अभी भी कि अगर मैक्स साइज का बनाना तो हमारा 90 डिग्री के अलोंग ही बनेगा। तो जो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस, और ये हमारा परपेंडिकुलर, इसको थीटा मान लेंगे, ये सामने वाला, इसके अलोंग में होगा बेस। अब देखो, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है। पहली बातों में गिवन है इन राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके पास अब बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको एक ट्रिपलेट याद होने चाहिए इनके। ट्रिपलेट जानते हो आप, जो भी पाइथागोरस थ्योरम के जो प्रूफ होता है उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। जो तीनों परपेंडिकुलर बेस का का स्केयर करने से फार्मूले से जो आते हैं। देखो 6, 8, 10, ये हमारे एक ट्रिपलेट है। तो हमें पता सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो ये डायरेक्ट हमारी 10 होगी। इसको 6 मान लो या 8 मान लो, कुछ भी मान लो, आपके कोई क्वेश्चन में असर नहीं होना, क्योंकि P × में B करना है। तो ये हमारा x है। तो x का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, P × B, P + B। और यहाँ फाइंड याद रखना, स्केयर का एरिया बताना है। एरिया, स्केयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्केयर और साइड स्केयर। अब देखो P कितना हमारा 6, 8, नीचे कितना 6, 8, 48 और 24, इसको काटेंगे कितने पे जाएगा, नहीं प्लस होगा ये, 48 और 14, इसको काटे कितने गया 24, 7। अब ये हमारा x निकल गया। अब x का स्केयर कर दो आप, 24 7 का स्केयर करोगे जैसे ही, तो 24 का स्केयर कितना हो जाएगा 576। 30 तक तो स्केयर आपको कम से कम याद होने चाहिए। 7 का कितना 49 सेंटीमीटर स्केयर। अब ये आंसर देख लो कहाँ पर है, ये हमारा एरिया होगा। ये देखो 576 49 सेंटीमीटर स्केयर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो यहाँ से एक अलग चीज़ हो रही है, सेमी सर्कल वाली। अगर सेमी सर्कल के अंदर मैक्स साइज का, यहाँ पर मैक्स साइज है, स्केयर रख देते हैं, तो साइड कैसे निकालेंगे। देखो अगर आप एक सेमी सर्कल के अंदर स्केयर रखोगे तो सबसे पहली बात तो आप एक जानते हो, एक आपने सुनी हो सिमेट्री कोई चीज़ होती है। ये देखो ये हमारा सेंटर होगा और सेंटर से इधर जाएगी, ये हमारी रेडियस होगी। ये होगी, ये भी हमारी रेडियस होगी, इसको जानते हो आप। इसको हम x मान लेते हैं। और अगर सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस लें तो ये भी हमारी r होती है, ये भी हमारी रेडियस होती है। तो ये सब भी हमारी रेडियस होगी। हमें x फाइंड करनी है, क्योंकि अगर हमें इसकी साइड फाइंड होगी तो एरिया अपने आप फाइंड कर लेंगे। एरिया कौन सा, मैक्स, जो ज़्यादा बड़े सा बड़ा सेमी सर्कल के अंदर स्केयर बन सके वो वाला एरिया। अब देखो ये स्केयर होगा ना, अगर सिमेट्रिक होगा, और क्योंकि ये तो होगा नहीं कि ये दोनों रेडियस दोनों इक्वल होंगी। अगर आप सिमेट्रिक के मान के चलोगे तो जो नीचे वाली है ये बिल्कुल दोनों सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पे ही मैक्स साइज का बन सकता है, क्योंकि ये रेडियस, ये तो होगा नहीं कि ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, तो यहाँ बने नहीं, क्योंकि ये नीचे झुकी हुई है। तो यहाँ से जो सेंटर का जो बिल्कुल भी, अभी देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर ये हम मान के चलो सेमी सर्कल, और आप इस पे ऐसे थोड़ी ना बना दोगे, क्योंकि ऐसे बना दोगे तो बाहर निकल जाएगा, बन ही नहीं पाएगा। इधर से ऐसे बनाओगे तो ऐसे बाहर चले जाएगा। और जो सेंटर, अगर सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच लोगे ना,
तब आपका स्केयर बनेगा। तो ये भी हाफ होगा, ये भी हाफ होगा किसका, साइड का। ये सिमेट्री नाम की चीज होती है, उससे आइडिया भी लगा सकते हैं, मेरे से बन ही नहीं सकता। अब देखो, अब हमारे लिए बहुत ही आसान चीज होगी। ये कितना बचेगा हमारे पास, x/2। ये कितना होगा हमारे पास, x/2, क्योंकि ये r होगा, ये x होगा, पूरी लेंथ x है, तो ये हमारा हाफ होगा x/2। अब हम वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना पाइथागोरस वाला, h स्केयर p स्केयर प्लस b स्केयर। h स्केयर कितना होगा, हाइपोटेनस कितना हमारा, देखो यहाँ पर 90 डिग्री का बन रहा है, वही सेम अभी भी जो बता के चला हूँ, बार बार बताऊंगा। इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये थीटा मान लेंगे। थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके अलोंग बेस। तो ठीक है, हाइपोटेनस कितना होगा, आर स्केयर। परपेंडिकुलर कितना बनना है, एक्स स्केयर प्लस बेस कितना माना हमने, x/2 का स्केयर। अब इसे सोल्व कर दो, आर स्केयर एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर 4। तो यहाँ से कितना आएगा, आर स्केयर कितना आ जाएगा, 5x² 4, क्योंकि 4 इससे मल्टीप्लाई होगा और प्लस एक एक्स ये है, तो हमारा 5x² प्लस 4 आ जाएगा। अब देखो, आर स्केयर 5x/4 स्केयर, अगर हम इसका रूट ले लेते तो क्या होगा, r इक्वल टू 5/2, 5 रूट में आ जाएगा, क्योंकि इधर दोनों तरफ से रूट लेते हो, r का r बच जाएगा, नहीं r था या क्या था, x, x का x बच जाएगा। अभी हम यहाँ से क्या है, दो रिजल्ट निकले हमारे। फर्स्ट, सबसे पहले तो इसकी रेडियस पता कर लेंगे हम, रेडियस क्या होगा, √5/2x, और यहीं से इसकी साइड भी पता हो जाएगी, साइड क्या होगी, उसको उधर पलट देंगे, 2√5r, ये हमारी इसकी साइड हो जाएगी, ये हमारी इसकी रेडियस हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है। फाइंड द, जो आपको प्रूफ किया है वही प्रूफ ही दे रखा है। फाइंड द साइड ऑफ मैक्सिमम साइज स्केयर विच कैन बी, जो हो सकता है, इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r, जिस सर्कल की रेडियस r है। तो देखो अभी अभी प्रूफ कराया है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, क्या बताना इसमें हमें, फाइंड द मैक्सिमम साइज स्केयर, मैक्सिमम साइज स्केयर विच इंस्क्राइब इन ए सर्कल। तो हमारा x बताना इसमें, x कितना होगा, 2/√r, ये अभी अभी हमने ड्राइव किया था, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये अभी भी ड्राइव करके चले जो इसकी साइड, मैक्सिमम साइड की, जो मैक्सिमम साइड का जो स्केयर बनेगा सेमी सर्कल के अंदर। अब इससे आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ब्रिक ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए व्हील, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फेस ऑफ द ब्रिक स्टॉपिंग द व्हील। ये कह रहा है कि एक ब्रिक है, ये हमारी ब्रिक है, एक व्हील है, व्हील माने कोई भी आप गाड़ी का किसी का व्हील मान लो, व्हील का मतलब सीधा होता है कि सर्कल है, उसके आगे रख दी जाती है हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस, उसके आगे हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस पे ब्रिक स्टॉपिंग द व्हील, जो ब्रिक है व्हील को स्टॉप करती है, रोकती है। अगर इसका आगे रखेंगे तो इस पे फोर्स लगाएगी तो इसको रोक देगी। फ्रॉम द पॉइंट वेयर द व्हील टच द ग्राउंड इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील। ये कह रहा है जहां पर इस व्हील ने ग्राउंड को टच किया, वहां से लेकर ब्रिक तक का डिस्टेंस हमारा 15 सेंटीमीटर है। कहाँ से कहाँ तक का, जहां पर इस व्हील ने इस ग्राउंड को टच किया, ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस। तो ठीक है, अब देखो बहुत अच्छी तरह समझाने लग रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझना। इसमें और क्या कहते हैं, ब्रिक हाइट 5 सेंटीमीटर, जो ब्रिक की ये हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हमारी है 5 सेंटीमीटर, ये हमको बोला 5 सेंटीमीटर, और बोला गया कि इसकी रेडियस फाइंड करो, तो यहाँ पर इसका कहीं सेंटर होगा। अब देखो इसको इससे मिलाओ यहाँ से, तो ये क्या होगी, हमारी रेडियस होगी, और इसको इससे भी मिलाओ, इसके सेंटर से दोबारा मिलाते हैं, थोड़ा टेढ़ा चला गया, और सेंटर से ही इसको मिलाओ, ये क्या, ये भी हमारी रेडियस है, मैं साफ पता चला ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक काम करो, क्यों ना हम इसको यहाँ तक बढ़ा दें, तो इसको अगर हम यहाँ तक बढ़ा दें, ठीक है,
इस लाइन, तो हमें पता है ये वाली लाइन इसके इक्वल है ग्राउंड सरफेस के, तो इसकी कितनी डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। और अब ये पूरा कितना था हमारा आर, यहाँ से कितना है ये जो इतना हिस्सा बचा यहाँ से यहाँ तक, ये किसके इक्वल है, ये जो ब्रिक है उसकी साइड की इक्वल है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। और ये कंप्लीट आर है, तो ये हिस्सा कितना बचा हमारा, अगर कंप्लीट आर है ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा बचा, क्योंकि आर है पूरी, तो आर में से -5 कम कर देंगे, तो हमारा ये इतना बचा। तो अब देखो इसमें यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, वो आपको पता है। और ये हमारा थीटा मान के चलेंगे, बार बार बताने लग रहा हूँ। इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। अब इसको जो इक्वेशन बनी इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब सेम टू सेम हमारा वही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जैसे हमने इसको थोड़ा अपनी तरफ से घुमाया फिराया। और अब इसको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना हमारा आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना आर -5 स्क्वायर, प्लस बी कितना हमारा बेस कितना है 15 स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर का तो पता होगा, a - b का स्क्वायर, या चलो मैं करके दिखा देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10r कैसे आया, क्योंकि यहाँ हम करेंगे, अब बताता हूँ, 2 इंटू में 5 इंटू आर, ए बी गुणा में, नहीं 2 तो पहले लेते हैं हम, a गुणा में b, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज समझाने लग रहा हूँ आपको मैं। इसके बाद प्लस 225 कहाँ से आया, आपको पता होगा जो ये होता है 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है। अब जो भी इसमें काटा पीटी मचा दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है। अब ये क्या है हमारा 10r स्क्वायर, तो हम इसको उधर लेके जा सकते हैं, तो प्लस का 10r हो जाएगा। अब 25 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 250। अब 0 से 0 काट देंगे तो r कितना आ गया हमारा 75 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या पता करना था, हमें इसकी रेडियस ही फाइंड करनी, तो व्हील की रेडियस कितनी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ये देखो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे क्या निकला, जो हमारी रेडियस है 25 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमारा आंसर निकलता है। तो इसको एक बार और कर लेना अच्छी तरह, अगर समझ नहीं आया तो वैसे तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना अच्छा तरह डायग्राम बना के मैंने आपको समझाया है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन करेंगे हम ये, फाइंड द रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज सर्कल दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। देखो ये हमारा स्क्वायर है, इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का हमने सर्कल डाला है। इफ यदि ए रेक्टेंगुलर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर इज कंस्ट्रक्टेड इन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है बोला कि इसके कॉर्नर में कंस्ट्रक्टेड होगा, जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, बिटवीन द स्पेस ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। तो कहाँ पर बोला, लोकेशन क्या बताइए, जहाँ पर कंस्ट्रक्टेड होगा बिटवीन द स्क्वायर एंड सर्कल के बीच में। 3 वर्टेक्स, देखो 1 वर्टेक्स 2 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स लाई ऑन द स्क्वायर एंड 1 वर्टेक्स लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये हमारी सर्कमफ्रेंस है, जो चौथा हमारा इस पे लाई है। तो सभी कंडीशन कंप्लीट हो गई। अब पूछा क्या है, लाई ऑन द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज सर्कल। हमें जो ये सर्कल है इसकी ये रेडियस फाइंड करनी है। ये देखो ये रेडियस फाइंड करनी है, तो हम इसमें किस तरह अपना थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाकर हम सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। देखो सबसे पहले सोचो, कहीं ना कहीं हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा इसमें। ये मतलब सोचने का तरीका है, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन सोल्व होंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के बिना सोल्व नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल की सोचो, तो हमारा ये क्या, ये हमारा रेडियस है, ये क्या है, ये भी हमारा रेडियस है, दोनों रेडियस हो गए। अगर हम इसको इससे मिला देते हैं, कहीं भी मिला लो सर्कल को, चारों पांचों तरफ कितने भी वो मिला लो, सभी रेडियस होंगे सर्कल, क्योंकि रेडियस इक्वल होता है हर जगह से, ये आपको पता होगा।
बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब देखो ये हमारा रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। अब मान के चलो हम इसको मिला देते हैं, ये मिला दिया, और इस वाले को ऊपर मिला देते हैं। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, लाइन टेढ़ी मेढ़ी आ रही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके इक्वल है। तो ये हमारी कितनी है, हमें पहले दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और ये कंप्लीट कितनी है आर, तो ये कितनी बच गई, तो आर में से घटाएंगे, कंप्लीट घटाया 20। अब देखो ये नीचे वाली कितनी हमारी 10, कहाँ से आई 10, ये इधर से, ये वाली ली है, ये वाली, तो इसके इक्वली तो हमने लाइन खींची है ना। अब ये कंप्लीट कितनी है आर, तो अब ये कितनी हो जाएगी R-10, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखो ये हमारी आर है रेडियस, यहाँ पर हमारा राइट एंगल बन गया 90 डिग्री का, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस, ये हम थीटा मान लेंगे, इसके सामने परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस। अब बेस कितना होगा, बेस जो ऊपर है वही बेस नीचे होगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसका बेस कितना आया हमारा, इसका बेस आ गया हमारा, यही आ गया R-20, क्योंकि ये दोनों सेम है। देखो सॉल्यूशन करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब R-10 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कौन सा, ये वाला, क्योंकि आपको पता था थीटा के लगता हुआ बेस होता है R-20 का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हमने एक एक स्टेप उसका लिख दिया, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, इधर से ऐसा का ऐसा रहेगा, इधर से हमारा आर स्क्वायर आ जाएगा। अब 10 का स्क्वायर लिख देंगे हम 100, माइनस 2 गुणा कर देंगे 20 आर, प्लस आर का स्क्वायर लिख देंगे हम सेम टू सेम, प्लस 400, क्योंकि इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस 4r। ये हमारा सोल्व होकर आ गया। अब जो इसमें कटता उसको काट दो, जो नहीं कटता उसको रहने दो। देखो आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कट रहा है। अब इधर क्या बच गया 0, इसके इक्वल क्या बचा हमारा 100 को इससे जमा करेंगे 500, आर को इससे जमा करेंगे 60, तो क्या बचा हमारा आर स्क्वायर माइनस 6r नहीं 16r, तो ये कितना है 400, 400 प्लस 500। अब ये इक्वेशन हमारे सामने बन के आ गई। अब यहाँ से दो तरक्की है, या तो इसको सोल्व कर लो या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलो। तो ऑप्शन हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, मान के चलो इधर लिख देता हूँ आर स्क्वायर माइनस 16r प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो 50 लेके चलते हैं, आर की जगह हम लेके चलते हैं 50, रेडियस हमने रेडियस से निकालनी थी, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, माइनस 6 से इसको गुणा करेंगे कितना होगा 5 6 30, 300 3000 प्लस 500 का 500 इक्वल टू 0। अगर हम प्लस है नहीं माइनस का आएगा, ये माइनस का आएगा भाई, प्लस का नहीं आएगा। अगर इनको जमा करते हैं तो कितना होगा हमारा 3000 माइनस 3000 इक्वल टू 0। 3000 से 3 कट जाएगा, मतलब हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, रेडियस हो जाएगी हमारी 50 सेंटीमीटर। इसमें हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ इसका 50 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेके चलते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल एंड रेगुलर हेक्सागन विच आर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसमें क्या कहा, इनमें इसने बताना कि रेशियो बताना है, किसका रेशियो बताना है, रेगुलर हेक्सागन और लेंथ ऑफ इक्विलेटर लेंथ ऑफ दोनों की लेंथ का रेशियो बताना है। तो देखो ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता के चला था, जो रेगुलर हेक्सागन होता है, जो उसकी साइड होती है वही जो उसके चारों वर्टेक्स 6 वर्टेक्स से जो सर्कल होता है उसकी रेडियस के इक्वल होती है। तो इसकी साइड हम बी मान के चल पड़ते हैं। तो जो हमारी रेगुलर हेक्सागन बी की साइड इक्वल टू है आर। ये देखो ये इसका सेंटर हो गया, और सेंटर से अगर हम इसको मिला देते हैं तो ये हमारी इसकी रेडियस होगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ये ए है, ये ए है, ये ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमने स्टार्टिंग में करके चला था, इसकी जो सर्कम रेडियस जो इसके तीनों वर्टेक्स से बाहर की तरफ होता है उसको सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो सर्कम रेडियस का फार्मूला क्या था हमारा a/√3।
ए हमारी साइड है। अब देखो ये भी आर की वैल्यू है और ये भी आर की वैल्यू है, दोनों को इक्वल रख दो, बी इक्वल टू ए अपॉन रूट 3। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ एन इक्विलेटर एंड रेगुलर हेक्सागन। तो इक्विलेटर और रेगुलर हेक्सागन की हमें फाइंड करनी है। तो इक्विलेटर की कितनी है √3 और हेक्सागन की कितनी है 1। तो आंसर क्या आएगा इसका हमारा, ए अपॉन में बी 1 अपॉन √3, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा 1 अपॉन √3, इसमें कोई भी नहीं है, ये रहा 1 अपॉन √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अब इसमें हमको ये दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर और सर्कल दे रखे हैं, और इसमें हमें आर मतलब बड़े, जो बड़े वाला सर्कल है इसकी रेडियस हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और ये सेंटर मान के चलो छोटे वाले का, इसकी आर हमें फाइंड करनी है। एक मिनट को थोड़ा अच्छी तरह करते हैं। देखो इस सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है, और जो छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस हमें फाइंड करनी है। अगर ये आर है तो ये भी कितना हुआ, ये भी हमारा आर हो गया, और इसको इनके सभी सेंटर, एक बार सभी सेंटर पॉइंटेड कर लो, ये दोनों भी आर आर हो गए, इधर मिलाएंगे तो ये भी आर हैं, ये भी और ये भी और यहाँ से भी। तो हमें हर जगह सर्कल की रेडियस आर आर है, आर 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 आर। अब आप देखो ये तो सभी आर होगी, अगर आप एक लेंथ लेकर चलोगे, अंदर क्या बन गया हमारा एक्सागन बन गया, एक्सागन बन गया, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा हमारा 2r। इस एक्सागन की लेंथ एक साइड कितनी होगी हमारी 2r, और अगर हम इसको सेंटर से इसके वर्टेक्स तक लेके जाते हैं तो आपको पता होगा एक रेगुलर एक्सागन हमेशा किसका फॉर्मेशन करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो ये हमारी 2r है, तो ये कितनी होगी हमारी 2r, और ये जो बची ये कितनी है, ये हमारे छोटे सर्कल की r, और ये कंप्लीट किसके इक्वल है, देखो जो कंप्लीट है यहाँ से यहाँ तक, ये किसके इक्वल है, ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये हमारी r के इक्वल है। तो r हमारी किसके इक्वल आई, जो r है हमारी इक्वल आई 2r, 2r हमारी ये वाली ली हमने, प्लस r कौन से, इस सर्कल की रेडियस, तो r कितना हो गया हमारा 3r, और r की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 3r, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आएगी 10 अपॉन में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम r की वैल्यू, तो हमें छोटे सर्कल की रेडियस कितनी होगी हमारी 10/3, और बड़े की कितनी होगी 10, बड़े की तो हमारे गिवन भी है। चलो जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देख लेना अच्छी तरह समझ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना। पहले बात तो इसको सीधे मानना, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमें ये फाइंड करना है, ये आर है, ये आर है, कुछ भी फाइंड कर लो। इसमें अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये आर पूछी है, आर मतलब स्मॉल सर्कल की रेडियस है। तो स्मॉल सर्कल की रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, इसमें देखो ये हमारी आर होगी हमें पता है, अगर इसको हम इस सर्कल की रेडियस से या सेंटर से मिलाएं तो ये कितनी होगी हमारी, ये भी हमारी r/2 होगी। क्यों होगी, अगर ये कंप्लीट हमारा इसका डायमीटर है वो r है, तो अगर इसको हम इससे मिलाएंगे तो इसकी रेडियस कितनी होगी r/2, और जो यहाँ बची वो कितनी होगी, वो मेरी r/2 होगी। ठीक है, और अब इस सर्कल की रेडियस को इससे मिलाते हैं, ये कितनी हमारी, ये हमारी r है, एज इट इज सेम ये भी हमारी इतनी है, इसका डायमीटर भी हमारा r है, तो ये कितना बचा, ये भी r/2 बचा, इधर से भी r/2 आया, और ये इस सर्कल की रेडियस है, ये कितनी, ये हमारी r है। अब देखो और ये कंप्लीट कितनी है, कंप्लीट ये हमारी r ही है, इस सर्कल की रेडियस, तो ये भी हमारी होगी r। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, इसमें क्या फाइंड करना, अगर हम ऑप्शन की तरफ देखें तो हमें r फाइंड करना है, ये हमारी पहले से गिवन है r,
ये तो आर कौन सी होगी हमारी, स्मॉल आर होगी, ये हमारी स्मॉल आर हमें फाइंड करनी है। तो स्मॉल आर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसमें हमें कुछ भी करना होगा, आखिरकार हमें वही बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। इसमें कैसे बना सकते हैं, देखो ये कितनी हमारी इस सर्कल की, बड़े वाली सर्कल की रेडियस है, बड़े वाली सर्कल की रेडियस है, पर जो ये छोटे वाला सर्कल है इसका क्या है, इसका ये डायमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी। अगर इस सर्कल का सेंटर ये है और इसको हम इससे मिला देते हैं तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस सर्कल के लिए इस रेडियस की डायमीटर का हाफ होगी। इसको याद रखना, ये बड़े वाले सर्कल के लिए तो रेडियस है, पर इस सर्कल के लिए डायमीटर का काम करेगी ये। तो इसकी इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी, डायमीटर की हाफ। सेम इसी तरह ये हमारी आर है, क्योंकि सर्कल की रेडियस एक होती है, ये आर है तो ये भी हमारी आर होगी। और अगर ये आर है तो इस सर्कल के लिए रेडियस कितनी होगी हमारी, r/2। ठीक है, ये हमारी आर है, ये हमारे छोटे सर्कल की रेडियस है। और इसी तरह अगर हम इसको मिला दें तो ये क्या होगी, ये भी हमारी आर होगी, क्योंकि ये छोटे सर्कल की रेडियस है ये भी। अब ये तो हमने कर दिया। अब देखो ये कंप्लीट लाइन है, ये सीधी एक तरह से, ये क्या है, अगर ये हमारी रेडियस है तो ये भी हमारी रेडियस ही होगी, ये कंप्लीट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये भी हमारी आर है। ठीक है, और ये कितनी हमारी, ये आर है, ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। दूसरा पेन लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकलता है, ये कितनी होगी हमारी, और अच्छा ये हमारी r/2 है तो ये रेडियस कितनी होगी, ये भी हमारी r/2 होगी, ये भी हमारी r/2 होगी, सभी r/2 हमारी। और ये वाली कितनी होगी, ये पूरी r है, इसमें दे r माइनस है तो r-r, ये हमारी r-r होगी। अब देखो ये जो बीच वाली लाइन है ये हमारी इस सर्कल की भी नहीं, इस ट्रायंगल की भी, इस ट्रायंगल की एक कॉमन साइड होगी, और ये दोनों हमारी इक्वल हो गई। कैसे इक्वल हुई, ये r/2 प्लस r है, ये भी r/2 r है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि एक सीधी लाइन पर 180 होता है तो हाफ इसमें हो जाएगा, हाफ इसमें हो जाएगा, एक साइड कॉमन होगी और दो साइड इक्वल होगी, तो हमारा बीच में 90 डिग्री बनेगा, तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इस ट्रायंगल को लेके चलते हैं, इसकी वही पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमारा हमें पता होगा, h² = p² प्लस b²। अब इसमें h कौन सा होगा हमारा, इसके सामने वाला हमारा h होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो भी 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, r² नहीं, r स्क्वायर तो आएगा ही नहीं, r2 प्लस कितनी हमारी छोटी r का स्क्वायर, होल स्क्वायर आएगा। ये तो हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो हम थीटा मान दे, थीटा मान के चल पड़ो, आप इसको बार बार बता रहा था कि आपको याद रहे, इसके सामने वाला, तो ये क्या होगा, r-r² प्लस बेस कौन सा, थीटा के लगता हुआ r²। तो ये हमारी आ गई। अब इसको सोल्व कर लो, या तो सोल्व कर लो आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, नहीं तो पर सोल्व करके चल सकता हूँ आपके साथ, सोल्व कर देता हूँ आपके साथ एक बार चल कर इसको, क्योंकि सोल्व कर दूंगा तो आपको अच्छा रहेगा। इधर से स्क्वायर करते हैं तो हमारा r² आएगा, कौन में 4 प्लस r², और क्या होगा प्लस में 2 इंटू r/2 इंटू r, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। अब इसका करते हैं r² प्लस r² माइनस 2r प्लस r², इतना हमारा हो गया। अब इसको एक बार अच्छी तरह लिख लो, r² नहीं, r/ कितना ये हमारा, ये r/2 है भैया, यहाँ पर r/2 लिख लो, तो यहाँ पर r/4 आएगा, r² 4 प्लस r² प्लस कितना होगा r² प्लस r² माइनस 2r प्लस r²/4। अभी हमारा जो इसमें कटता है उसको काट दो, जो नहीं कटता उसको रहने दो। देखो r² से r² हमारा कट रहा है, r² 4 से r², इस r से हमारा ये वाला r कट रहा है, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पर करते हैं स्टार्ट दोबारा तरह से, हमारे पास क्या बचा है, प्लस r इक्वल टू r
स्केयर माइनस 2r r। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये पहले ही प्लस r है, प्लस 2r r इक्वल टू आर स्केयर। यहाँ से कितना हो जाएगा 3r r इक्वल टू आर स्केयर। यहाँ से r से r कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 3r इक्वल टू r। अगर 3 को उधर भेज देंगे तो r अपॉन में 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा आंसर है, ये वाला। तो इसको याद रखना, ये रिजल्ट याद रखना है, r/3, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हम ये क्वेश्चन करते हैं, 3 सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर टच वन अनदर एक्सटर्नली। तो 3 सर्कल है जिनकी रेडियस हमारी कितनी है 1 सेंटीमीटर। ये टच करते हैं एक दूसरे को, कैसे, एक्सटर्नली। एक्सटर्नली वन अनदर का मतलब क्या था, एक दूसरे से। इस अदर नहीं वन अदर, क्योंकि एक से ज़्यादा 3 है। देखो रेडियस कितनी है इसकी रेडियस कितनी है, ये हमारी रेडियस हो, इसकी 1 रेडियस है। तो इसकी रेडियस कितनी है, इसकी भी हमारी 1 है। इसी तरह इसकी रेडियस भी 1 हो जाएगी और इसकी रेडियस भी 1, यहाँ की रेडियस भी 1 और यहाँ की भी रेडियस भी 1। तो 1 1 1 1। तो अब देखो ये हमारा क्या बन गया बीच में, अगर हम देख के चलेंगे तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, जिसकी साइड है 2, इधर की साइड है 2, इधर की साइड है 2। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये देखो ये सेंटर हो गया सर्कल का, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को इससे मिलाते हैं तो ये क्या होगी, ये होगी हमारा सर्कम सर्कल। यहाँ से हमारा क्या बन सकता है, सर्कम सर्कल मतलब क्या है, इसके ऊपर से हम एक सर्कल लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको बना दिखाता हूँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं बनाना बिल्कुल भी। इसके ऊपर हम एक सर्कल बना सकते हैं। तो इस सर्कम सर्कल की रेडियस कितनी है, मैं आपको बता के चला था। सर्कम सर्कल की रेडियस, जो सर्कम सर्कल की रेडियस होता है a/√3 होता है। और a हमारा क्या है, यहाँ पे a हमारा है 2, a क्या है हमारी साइड। चलो ये भी ठीक है। अब देखो, अब यहां से यहां तक का तो हो गया, अब आगे चलते हैं। अब इससे आगे ये क्या है, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, किसकी होगी, इसको r1 मान लो, ये r1 है। और ये पूरी कितनी है, ये पूरी हमारी r होगी, r। और ये कितनी है, इसकी रेडियस भी 1 है। तो इससे r किसके इक्वल आएगी हमारी, तो r हमारी इक्वल आएगी 1 प्लस 2√3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू 3 से 3 करेंगे 2 प्लस √3/3, ये हम लिख सकते हैं। अब क्या पूछा इससे, द सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब सर्कल का एरिया पूछा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। तो r हमारा ये है, पाई ऐसे कैसे लिख देंगे, r स्क्वायर कर देंगे 2 प्लस √3/√3 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे मैच कर लो, किससे करा, इससे नहीं, हाँ ये मैच करा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इससे डायरेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज 10 सेंटीमीटर। तो जो रेक्टेंगुलर शीट है, जो इसकी लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है। What would be the minimum breadth so that 9 circle sheet of radius 1 centimeter cut from it? इन्होंने पूछी है कि इसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, कितनी ब्रेथ होनी चाहिए, इसकी जो ब्रेथ है इतनी होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए। ब्रेथ कितनी होनी चाहिए कि इसके अंदर 9 सर्कुलर शीट आ जाए कंप्लीट कर दे। और इसमें क्या पूछा है, मिनिमम ब्रेथ। इस चीज पे अच्छी तरह याद रखना, मिनिमम ब्रेथ पूछी है। तो अब देखो 5 तो हम सीधे कंस्ट्रक्टेड कर देंगे ऐसे ऊपर की तरफ, जिनका रेडियस होगा हमारा कितना बोला इसने, पूरी। अगर इसकी पूरी लंबाई यहाँ से आता 10 है और अगर हम 5 करेंगे तो डायरेक्ट सी बात है, सीधी सी बात है, एक का रेडियस 1 होगा और पूरे का डायमीटर 2 होगा। तभी अगर 5 बनाएंगे तो हमारी 10 लेंथ कवर होगी, इतना तो कवर हो गया। अब बात आ गई इन सर्कल की। देखो साइज तो सेम है, क्योंकि उन्होंने बोला 9 सर्कुलर बनाने सेम साइज के। और मिनिमम ब्रेथ होनी चाहिए, कम से कम ब्रेथ होनी चाहिए, मतलब ये चौड़ाई हमारी कम से कम होनी चाहिए। सीट की बाहर वाली व्हाइट वाली हमारी सीट है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके हैं,
ये एक्स्ट्रा लगा रखा है, इस पर मत फोकस करना, आपको ये 4 और ऊपर वाले 5 देखने हैं। पर भी देखेंगे एक्स्ट्रा क्यों लगाया था। इनको देखो, अगर हम मानो इसके साथ टच करते हुए लगाते हैं तो आप देख रहे होगे, इसके साथ अगर हम टच करते हुए लगाते हैं तो इसकी जो ब्रेथ है वो आगे जा रही है, तो मतलब कि शीट की ब्रेथ आगे आ रही है। कितना, इतना डिफरेंट आ रहा है, ये डेल्टा मान लिया, इतना डिफरेंस आ रहा है। और अगर हम इनके बीच में सेट करते हैं तो ये देखो यहाँ से पीछे जा रही है। मतलब अगर हम यहाँ से काटेंगे, बीच से काटेंगे तो कुछ ना कुछ ब्रेथ कम होगी, जिससे हमें इकोनॉमिकल भी फायदा होगा, क्योंकि हमारी शीट कम खराब होगी। और इन्होंने वही बोली है कि 9 सर्कुलर शीट रेडियस मिनिमम ब्रेथ, कम से कम ब्रेथ कितनी ले जा सकती है कि 9 के 9 पीस हमारे निकल के भी आ जाएं। कार्ड तुम यहाँ भी रख के सकते हैं, पर उसमें ब्रेथ हमारी ज्यादा होने लग रही है, आपको इससे पता भी चलेगा। अगर यहाँ रखते हैं तो सेम साइज का कितनी ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा। तो इसको छोड़ो, हम इसको खत्म कर देते हैं, यहाँ पर रखते ही नहीं है, हम यहाँ पे रखते हैं। ये वाला सही है क्योंकि इससे कम ब्रेथ आएगी। अब देखो, ये इसकी रेडियस है, ये कितनी है 1, यहाँ से ये इस सर्कल की रेडियस है, ये कितने भी 1 है। इधर से इसकी रेडियस हो जाएगी, इधर से इसकी। तो आप यहाँ भी देखोगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, जिसकी साइड होगी हमारी 2, साइड हमारी 2 आती है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें अब ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, तभी हम कुछ करते हैं। क्योंकि देखो, इस डिस्टेंस का हमें पता है, ये हमारा रेडियस है, ये 1 है, 1 सेंटीमीटर। और इसका ही पता, ये इस सर्कल की रेडियस है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब पता किसका नहीं, हमें इससे लेकर इसके बीच का डिस्टेंस नहीं पता। अगर आप अच्छी तरह ऑब्जर्व करोगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। देखो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जिसकी साइड 2 2 2 है, और बीच वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। अब तो हम इसको इजी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये हमारी हाइट हो जाएगी। आपको स्टार्टिंग में बता के चला था, स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हाइट का फॉर्मूला क्या था हमारा, √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी हमारी 2, तो √3/2 इंटू 2, इसको काट देंगे तो h कितना है हमारा, h मतलब हाइट, हाइट हमारी 2 आ गई, नहीं हाइट हमारी आई √3। तो बीच वाला डिस्टेंस कितना है हमारा, ये है √3। अब देखो √3 ये हो गया, 1 इधर से 1 इधर, मतलब हमने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर पूरा डिस्टेंस कैसे कवर किया, ऐसे यहां से यहां तक का 1 सेंटीमीटर। और अब यहां से यहां लेंगे, ये भी इसका रेडियस है सर्कल का, ये इस सर्कल का रेडियस है, ये भी 1 सेंटीमीटर। और जो अब ये बीच वाली है, ये हमारी हाइट बच गई। हाइट कितनी आ रही है हमारी, √3 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम ऐड करें तो क्या इतना होगा हमारा, 2 + √3, ये क्या हो जाएगी हमारी बी, कौन सी, मिनिमम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इससे मैच कर लो, 2 + देखो ये आंसर हमारा 2 + √3। तो इस तरह इजी वे है रखने को, तो हम यहाँ भी रख सकते थे, पर इससे हमारी ब्रेथ है तो थोड़ी ज्यादा आ रही थी, तो हमने मिनिमम लेनी थी। तो मिनिमम हमने बीच में रखना पड़ेगा, हमारे 9 के 9 सेट भी हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मत कंसिडर करना, ये तो मैंने बस आपको बताने के लिए की थी कि हम यहाँ पर क्यों नहीं रख रहे।